कल्पना कीजिए आप हिमालय में कहीं घूम रहे हैं, हवा ठंडी है और अचानक एक चट्टान पर आपकी नजर पड़ती है और वहां हजारों साल पुरानी चित्रकारी है। कोई म्यूजियम नहीं, कोई बंद कमरा नहीं। हाँ बिल्कुल, एक खुली गुफा जहां आपके सामने एक भूला हुआ इतिहास जिंदा हो उठता है। आज हम उत्तराखंड की इन्हीं प्राचीन बस्तियों की गहराई में उतर रहे हैं। और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई किताबें या लिखे हुए शब्द नहीं है। हमें जो कुछ भी पता है वो सब इन्हीं पत्थरों, औजारों और अद्भुत चित्रों से ही पता चलता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस इलाके में हुई पुरातात्विक खोजों का एक तरह से निचोड़ हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन सुरागों को जोड़कर ये समझना कि उत्तराखंड के पहले निवासी कौन थे, वो कैसे रहते थे और उन्होंने अपने पीछे क्या कहानियां छोड़ी हैं। ये एक जासूसी कहानी की तरह है। बस फर्क इतना है कि हमारे सबूत पत्थर के औजार हैं और गुफाओं में बने रंगीन चित्र। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले जब हम कहते हैं प्रागैतिहासिक, तो ये एक बहुत लंबा समय है, हजारों लाखों साल। इतिहासकार इसे समझने के लिए कैसे बांटते हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। और हमारा ध्यान आज प्रागैतिहासिक पर है। बिल्कुल, यानी वो समय जब लिखने की कला नहीं थी। और इस लंबे दौर को भी समझने के लिए 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। पुरापाषाण काल, मतलब सबसे पुराना पत्थर का युग, पैलियोलिथिक। हाँ, पैलियोलिथिक, फिर मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक, और आखिर में उत्तर पाषाण काल यानी नियोलिथिक। तो चलिए सबसे पुराने दौर से शुरू करते हैं, पुरापाषाण काल। उस जमाने में जिंदगी कैसी रही होगी? मतलब आज से लाखों साल पहले यहाँ के पहाड़ों में क्या हो रहा था? उस जमाने में इंसान की जिंदगी वो पूरी तरह से शिकार और जो भी कंदमूल मिल जाए उसे इकट्ठा करने पर टिकी थी। तो वो एक जगह नहीं रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मौसम और जानवरों के झुंडों के साथ साथ घूमते रहते थे। जहां खाना मिला वहीं उनका घर बन गया। और हमें इसका सबूत मिलता है उनके बनाए पत्थर के औजारों से। अच्छा, कहाँ मिले हैं ये औजार? देहरादून में कालसी के पास, यमुना नदी के किनारे, श्रीनगर में अलकनंदा के तट पर, और खास तौर पर अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी में इस दौर के पत्थर के औजार मिले हैं। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है। मतलब बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़कर एक कारगर औजार बना लेना। हाँ, इसमें बहुत हुनर और सब्र लगता होगा। ये सिर्फ पत्थर तोड़ना नहीं था, ये एक कला और विज्ञान था। तो ये किस तरह के औजार होते थे? ये कोई आम पत्थर नहीं थे। ये क्वार्ट्जाइट जैसे सख्त पत्थरों से बनाए जाते थे, जैसे चॉपर, जो किसी जानवर की हड्डी तोड़ने या लकड़ी काटने के लिए एक भारी धारदार हथौड़े जैसा था। और काटने के लिए? इसके लिए फ्लैक्स होते थे, जो मांस या चमड़ा काटने के लिए एक तेज चाकू का काम करते थे। यही उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनके जिंदा रहने की गारंटी। और हजारों साल तक यही टेक्नोलॉजी चली। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, पत्थर से धातु का सफर। ये तो एक क्रांति रही होगी। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त छलांग थी। सोचिए, जो इंसान सिर्फ पत्थर को आकार देना जानता था, अब उसने धरती से अयस्क निकालकर उसे आग में पिघलाकर एक नई चीज बनाना सीख लिया था। ये जादू जैसा रहा होगा। हाँ, और इसके सबूत भी मिले हैं। पिथौरागढ़ में बनकोट नाम की एक जगह से तांबे से बनी 8 मानवाकृतियां मिली हैं। एक मिनट, तांबे की मानवाकृतियां मतलब इंसानों जैसी दिखने वाली मूर्तियां, औजार नहीं? हाँ, यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। वे सिर्फ कुल्हाड़ी या भाले नहीं बना रहे थे, ये इंसानी शरीर जैसी दिखने वाली आकृतियां थीं। अच्छा। और सिर्फ बनकोट ही नहीं, पास के नैनी पाताल से भी ऐसी ही 5 और आकृतियां मिली हैं। इससे लगता है कि वे अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए चीजें नहीं बना रहे थे। मतलब कला या शायद धर्म, कुछ ऐसा? बिल्कुल, शायद किसी तरह के पूजा पाठ के लिए भी धातु का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब उनके पास अब सर्वाइवल से आगे बढ़कर सोचने का वक्त था। और ये सिर्फ तांबे तक नहीं रुका होगा, है ना? नहीं, इसके बाद लोहे का दौर आया। इसका सबसे बड़ा सबूत चमोली के मलारी गांव से मिला है। वहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को जमीन के नीचे से लोहे के औजार, जानवरों के बड़े बड़े कंकाल, अबे वाह, मिट्टी के बर्तन और एक पूरी समाधि मिली जिसमें एक इंसान का कंकाल था। पूरा कंकाल उस जमाने का? इससे तो हमें उनकी सेहत, उनकी उम्र, शायद मौत की वजह बहुत कुछ पता चल सकता है। बिल्कुल, ये खोज बहुत बड़ी थी।
उस कंकाल के साथ मिले सामान से पता चलता है कि वे लोग शायद किसी तरह के अंतिम संस्कार की रस्मों को भी मानते थे। तो मुलारी गांव की खोज ये दिखाती है कि अब इंसान सिर्फ आग और धातु से वाकिफ नहीं था, बल्कि शायद एक जगह बसकर रहने भी लगा था। हाँ, शायद छोटे छोटे गांव बनाकर। तो लोग अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए औजार नहीं बना रहे थे, बल्कि धातु से कलाकृतियां और रस्मों के लिए भी चीजें बना रहे थे। ये तो सोच और समाज में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। और ये सोच हमें सबसे ज्यादा उन गुफाओं में दिखती है जहां उन्होंने अपनी दुनिया को पत्थरों पर उकेड़ दिया। स्रोतों में अल्मोड़ा के पास लखू उडियार का जिक्र बार बार आता है। ये क्या है और इतना खास क्यों है? लखू उडियार को आप उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कला का खजाना कह सकते हैं। खजाना? हाँ, स्थानीय भाषा में उडियार का मतलब होता है गुफा या चट्टान का आश्रय। ये अल्मोड़ा से करीब 15-20 किलोमीटर दूर सुयाल नदी के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान है। इसकी खोज 1968 में डॉक्टर M.K. जोशी ने की थी और इस एक खोज ने उत्तराखंड के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ऐसा क्या है उन चित्रों में? वहां चट्टानों पर इंसानों और जानवरों के कई चित्र हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसानों को अकेले नहीं बल्कि एक बड़े समूह में नाचते हुए दिखाया गया है। नाचते हुए? हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा त्योहार या समारोह चल रहा हो। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि इन नाचती हुई मानव आकृतियों ने रंगीन मुखौटे पहने हुए। मुखौटे हजारों साल पहले? ये तो कमाल है। मतलब वे सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि अपनी पहचान को भी बदल रहे थे। किन रंगों का इस्तेमाल हुआ है? मुख्य रूप से लाल, गेरुआ, सफेद और काले रंगों का। ये सारे रंग उन्हें अपने आसपास की प्रकृति से ही मिले होंगे, मिट्टी से, कोयले से या किसी खास पत्थर से। मुखौटे पहनकर नाचना सिर्फ एक डांस तो नहीं हो सकता? नहीं, ये जरूर किसी बड़े अनुष्ठान का हिस्सा रहा होगा। आज भी दुनिया भर की कई जनजातियों में मुखौटा नृत्य का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। और ये सिर्फ लखू उडियार में नहीं था, है ना? ऐसी कला और भी जगहों पर मिली है जो इस बात को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। बिल्कुल। और यहीं से सवाल उठता है कि ये कला इतनी फैली हुई क्यों थी? क्या ये अलग अलग समूह थे जो एक ही तरह की चीजें बना रहे थे, या इनके बीच कोई संपर्क था? अच्छा, और कहाँ मिली हैं ऐसी पेंटिंग्स? चमोली में अलकनंदा नदी के पास ग्वारखिया उडियार है। वहां के चित्र तो लखू उडियार से भी ज्यादा चमकीले और साफ हैं। उनसे भी बेहतर? हाँ, उनमें इंसानों को भेड़, बारासिंघा और लोमड़ी जैसे जानवरों का पीछा करते हुए उन्हें घेरते हुए दिखाया गया है। तो वहां शिकार पर ज्यादा जोर है और लखू उडियार में नाच गाने पर? मतलब हर गुफा अपनी एक अलग कहानी सुना रही है। हाँ, हर जगह की अपनी एक पहचान है। जैसे चमोली के ही किमनी गांव के पास जो चित्र मिले हैं वे हल्के सफेद रंग से बने हैं, और उत्तरकाशी में यमुना नदी के किनारे हुडली नाम की एक जगह है। हाँ, वहां नीले रंग के चित्र मिले हैं। नीला रंग? ये तो सच में बहुत अनोखा है। प्रागैतिहासिक कला में नीला रंग मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। उन्हें ये रंग कहाँ से मिला होगा? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। शायद ये रंग किसी खास पत्थर जो फूल से बनाया गया हो, जो अब उस इलाके में नहीं मिलता। लेकिन ये दिखाता है कि वे सिर्फ आसानी से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। बिल्कुल। और अल्मोड़ा तो जैसे इन शैलचित्रों का गढ़ ही था। लखू उडियार के पास ही डॉक्टर यशोधर मठपाल ने फड़का नौली और पिटशाल नाम की जगह खोजी। और वहीं लेवेथाप में। लेवेथाप? हाँ, लेवेथाप। वहां इंसानों को हाथ में हाथ डालकर एक लाइन में नाचते और शिकार करते दिखाया गया है। हाथ में हाथ डालकर? ये तो सीधे सीधे सामुदायिक भावना और आपसी सहयोग को दिखाता है। तो ये चित्र हमें असल में बता क्या रहे हैं? वे इन्हें बना क्यों रहे थे? अगर हम इन सभी सुरागों को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस समय के समाज की खिड़की हैं। समूह में नृत्य और शिकार करना बताता है कि उनका समाज संगठित था। और मुखौटे? मुखौटे वे शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे। हो सकता है कि वे शिकार पर जाने से पहले जानवरों की आत्माओं से शक्ति मांगने के लिए या किसी अच्छी फसल के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए ऐसा करते हो। ये उनकी कहानियां हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं जो उन्होंने पत्थरों पर लिख दी, हमेशा के लिए। ये जानना भी जरूरी है कि इन जगहों को खोजा किसने, इन खोजों के पीछे कौन लोग थे, क्योंकि ये गुफाएं तो हजारों साल से वहीं थीं, पर दुनिया की नजर में तो हाल ही में आई हैं। ये बहुत जरूरी बात है। इन खोजों का श्रेय उन पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इन पहाड़ी इलाकों में पैदल घूमते हुए बिता दिए।
तो सबसे पहली खोज किसने की? इस क्षेत्र में सबसे पहली महत्वपूर्ण खोज 1956 में डॉक्टर वाई.डी. शर्मा ने की थी, जब उन्होंने पश्चिमी रामगंगा घाटी में कुछ शैल चित्रों को रिपोर्ट किया। लेकिन इस विषय को दुनिया के नक्शे पर लाने का असली श्रेय डॉक्टर एम.पी. जोशी को जाता है, जिन्होंने लखू उडियार की खोज की। हाँ, 1968 में। और आपने डॉक्टर यशोधर मठपाल का भी जिक्र किया था, उनका योगदान क्या था? डॉक्टर यशोधर मठपाल का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी विषय पर लगा दिया। उन्होंने न सिर्फ लखू उडियार के पास 1985 में पेटशाल और 1989 में फड़का-नौली की खोज की, अच्छा, बल्कि उन्होंने इन चित्रों को समझने और उनकी व्याख्या करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। फड़का-नौली में एक नहीं बल्कि 3 शैलाश्रय हैं। तो ये एक दिन की खोज नहीं बल्कि दशकों की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। इन खोजों से एक पूरी गुम हुई दुनिया हमारे सामने आ गई। स्रोतों में जिलों के हिसाब से कई जगहों की सूची दी गई हैं, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़। ऐसा लगता है कि ये प्राचीन सभ्यता किसी एक घाटी तक सीमित नहीं थी। नहीं, ये पूरे उत्तराखंड में फैली हुई थी। और ये सूची हमें एक बहुत बड़ी कहानी बताती है। ये दिखाती है कि प्रागैतिहासिक मानव ने इस पूरे हिमालयी क्षेत्र को अपना घर बनाया था। सिर्फ अल्मोड़ा में ही कितनी जगहें होंगी? सिर्फ अल्मोड़ा जिले को देखें तो लखू उडियार, पेटशाल, फलसीमा, लोएथाप, नौगांव, मेहरू उडियार जैसी दर्जनों जगह हैं। ये एक बहुत घना और सक्रिय इलाका रहा होगा। और दूसरे जिलों में भी ये फैलाव था? हाँ, चमोली में हमने गारख्या उडियार, किमनी और मलौरी की बात की। पिथौरागढ़ में बनकोट है, जहां तांबे की आकृतियां मिली। उत्तरकाशी में हुडली है, अपने दुर्लभ नीले चित्रों के साथ। यहाँ तक कि मैदानी इलाकों में भी। हाँ, हरिद्वार के पास बहादुराबाद में भी प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। और पौड़ी गढ़वाल में पश्चिमी नयार घाटी में भी कई शैलाश्रय मिले हैं। ये तो कमाल है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अलग अलग कोनों में अकेले रह रहे थे। हाँ। हो सकता है इन घाटियों और नदियों के रास्तों से इनके बीच किसी तरह का संपर्क भी रहा हो। इसकी पूरी संभावना है। पहाड़ों में नदियां और दर्रे हमेशा से रास्तों का काम करते आए हैं। ये सूची हमें बताती है कि ये लोग सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, बल्कि फल फूल रहे थे। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने पत्थर के औजारों की कारीगरी से शुरू किया, हाँ। फिर धातु की रहस्यमयी कलाकृतियों को देखा और फिर पूरे उत्तराखंड में फैली इस अद्भुत गुफा कला को समझा। सुनने वालों के लिए इसका मुख्य सार क्या है? इसका सार ये है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, जिसकी हम आज बात करते हैं, उसकी जड़ें किसी राज्य या साम्राज्य से नहीं, बल्कि हजारों लाखों साल पहले की इन पहले निवासियों से जुड़ी हैं। और यहाँ मिले सबूत हमें मानव के विकास की पूरी कहानी सुनाते हैं। हाँ, कैसे एक शिकारी इंसान ने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास किया, धातु का इस्तेमाल सीखा और फिर अपनी भावनाओं, अपने समाज और अपनी दुनिया को कला के जरिए व्यक्त करना शुरू किया। तो ये सिर्फ पत्थर और रंग नहीं है? नहीं, ये सिर्फ पत्थर और रंग नहीं है। ये हिमालय में बसे पहले इंसानों की पहली कहानियां हैं। ये उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनके जश्न और उनके संघर्ष का दस्तावेज है। यह हमें याद दिलाता है कि लिखने की कला से बहुत पहले भी इंसान एक कहानीकार था। और उसने अपनी कहानियों को कहने के लिए पहाड़ों को ही अपना कैनवस बना लिया था। स्रोतों में बार बार रंगीन मुखौटे पहने इंसानों का जिक्र आता है। आज से हजारों साल पहले, जब कोई लिपि नहीं थी, तब उन मुखौटों के पीछे किस तरह की दुनिया रही होगी? वे खुद को और आने वाली पीढ़ियों को क्या कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे थे? और उस रात जब आग की रोशनी में वे मुखौटे पहन के नाच रहे होंगे, तो वे क्या महसूस कर रहे होंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।